चलिए, आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य जो है वो आपको एजेंसी की फाउंडेशन के बारे में समझाना है। और इसमें हमारे साथ हमारे टीम मेंबर आरती जी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ, एक सक्सेसफुल एडवाइजर बनने के लिए क्या क्या बेसिक नीड होती है। आरती, मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। स्क्रीन शो हो रही है आपकी, आपको मेरी? ये सो। आज हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में। और किसी भी बड़ी इमारत की स्ट्रांग होने का पता उसके फाउंडेशन से ही चलता है। तो हमारा एक एलआईसी एडवाइजर कितना स्ट्रांग है, अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है इस इंडस्ट्री में। हम बात कर लेते हैं फाउंडेशन में एक एडवाइजर को क्या क्या जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जैसे कि जॉब प्रोफाइल, चैलेंजेस ऑफ दिस प्रोफेशन, एट्रीब्यूट्स वन शुड पोजेस टू बिकम अ एडवाइजर, डिफरेंट रोल ऑफ एडवाइजर, एडवाइजर के क्या क्या रोल होते हैं, कितने बेसिक प्रिंसिपल हैं, और एक एडवाइजर के लिए मार्केट पोटेंशियल कितनी है, और एजेंसी के बेनिफिट कितने हैं। तो इसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीजें हैं, हम जॉब प्रोफाइल के बारे में। एक एडवाइजर जो है ना, वो कॉन्टिन्यूसली प्रोस्पेक्टिंग करता है, ये आपको पता होगा है। और ये उसका नेचर ऑफ बेसिक वर्क है कि उसको हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करनी है, नीड एनालिसिस करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, क्लोजिंग ऑफ सेल्स करनी है, और आफ्टर सेल्स सर्विस देनी है। अब हम बात करें प्रोस्पेक्टिंग की, तो एक एजेंट का मेजर जो रोल है वो है डेली प्रोस्पेक्टिंग करना। अगर उसकी एक्टिविटी डेली प्रोस्पेक्टिंग की है तो प्रोस्पेक्ट उसको उसकी लिस्ट में, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में एटलीस्ट 5 to 10 पीपल डेली ऐड होने चाहिए। अब जिन लोगों से वो मिल रहा है, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, उसके बाद उसको उसकी नीड एनालिसिस करनी है। एडवाइजर को बेसिकली देखना है कि इसके लिए हमारा कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल रहेगा, हम कौन सा प्लान इसको सजेस्ट कर सकते हैं। और नीड एनालिसिस करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें सबसे पहले जानने चाहिए कि क्लाइंट की नीड क्या है, उसकी उसकी इनकम क्या अलाउ करती है, उसके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ये सब नीड एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं। नीड एनालिसिस के बाद हम उसको अपने प्रोडक्ट में से कोई दो प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि बेस्ट सूट करते हैं उसकी नीड पे, हम वो सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट करने में प्रेजेंटेशन के अंदर एक चीज होती है, नीड क्रिएशन। आपने एनालिसिस किया कि हाँ, उसको क्या क्या जरूरतें हैं, उसका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अब प्रेजेंटेशन में आप उसको वो सपना दिखाते हो कि अगर आप ये प्रोडक्ट के साथ जाते हो हमारे, तो आपको ये शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो जाएगा, इसके साथ ही लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको हम बताते हैं। तो जैसी प्रेजेंटेशन हम दे लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कोई एक भी पर्सन आपकी प्रेजेंटेशन को खराब करेगा या प्रोडक्ट को खराब करेगा। लेकिन कस्टमर की एक हैबिट होती है प्रोडक्ट को डिले करने की, कि नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो वहां हमारी क्लोजिंग ऑफ सेल्स और सेल्स और क्लोजिंग टेक्निक, व्हाट वी कैन से इज क्लोजिंग टेक्निक, हमारी सबसे ज्यादा काम तभी आती है जब उसको बोलते हो आप कि कल ना पोस्टपोन करके, प्रोकेस्टिनेट ना करके इसको आज ही कंप्लीट किया जाए। ये कुछ टेक्निक्स के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे कि जैसे ही आपने प्लान समझाया, क्लाइंट को बोलो कि आप अमाउंट कैसे देना चाहोगे, कैश में या चेक में। एक बार उसको आपने ये चीज समझा दी तो वो
क्लोज होने के चांसेस 80% हो जाते हैं। इसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस, अगर एक LIC एडवाइजर अपनी सर्विसेज, कुछ कुछ सर्विसेज जो हमें आफ्टर सेल्स भी देनी होती है, उसको अच्छा कर लेता है, तो उसका क्लाइंट कभी कहीं नहीं जाता। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक क्लाइंट को आप सेटिस्फाई करते हो, वो कम से कम 5 रेफरेंस आपको देता है, नहीं तो उसकी फैमिली में ही 5 केस आपको मिलते हैं एटलीस्ट। अब हम बात करते हैं, प्रोफाइल तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी सेल्स इन्वॉल्व है। आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट एनालिसिस करना है, नीड एनालिसिस करना है, उसके लिए बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन आपको देनी है। इसके बाद जो बड़ी चीज है वो है चैलेंजेस ऑफ दिस प्रोफेशन। मैंने यहाँ लिखा हुआ है पुअर इमेज, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और हम जितना रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं एजेंट्स की प्योर इमेज क्यों होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार सेल क्लोज हुई, उसके बाद क्लाइंट का नंबर, मोबाइल नंबर कुछ ध्यान नहीं रखता। जबकि एक्चुअल वर्क क्या होता है, एक बार आपने सेल्स क्लोज की, उसका प्रॉपर डेटा मेंटेन आपको खुद को भी करके रखना है। LIC तो मेंटेन कर ही रही है, लेकिन आपको प्रॉपर डेटा मेंटेन करना है। अगर उसके फॉर्म में या फिर कुछ पॉलिसीज में कुछ अपग्रेड करना है, जैसे कि अपडेट करना है, टाइम एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी उसका एड्रेस अलग था, बाद में कुछ है और है, तो उसको चेंज करना, नॉमिनी बदलना, पॉलिसी असाइनमेंट, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो अगर पार्टी को जरूरत है तो हमें देनी चाहिए। और उसके बाद ये एक चीज है, रिजेक्शन। अगर हर एक क्लाइंट आपसे पॉलिसी लेने लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप अडानी को भी पीछे छोड़ सकते हो। इतनी प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो लोगों को, और रिजेक्शन नहीं होंगे तो हर एक बंदा आपसे पॉलिसी लेगा और आप अडानी को बीट कर दोगे विद इन अ ईयर। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में रिजेक्शन है। ये जो नो है, इसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझ के अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो इस प्रोफेशन में ग्रो करता है। लेकिन अगर वो किसी के नो से खुद निराश हो जाता है, तो उसके लिए प्रोफेशन किसी काम का रहता नहीं। और एक एडवाइजर की लाइफ में ये दो चीजें भी हैं, लर्निंग और ट्रेनिंग। आपको हमेशा सीखते हुए चलना है, ट्रेनिंग लेनी है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 90% आपकी नॉलेज के ऊपर कर रहे हैं। आप उनको जो प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट में जान है या नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका और उसके जो डाउट अगर आप क्लियर कर पाओ, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने वो एक बार क्लियर कर दिए तो चांसेस काफी ज्यादा है कि आपकी पॉलिसी सेल हो जाएगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपकी नॉलेज आपके क्लाइंट से कम है, तो 90% चांस है कि आपकी पॉलिसी वहीं ड्रॉप हो जाएगी, वो नहीं लेगा। पैसा लोग बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज है तो ही वो आपसे प्रोडक्ट लेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर हम बात करें फील्ड जॉब की, तो कहीं ना कहीं हमारी फील्ड में फील्ड जॉब तो है ही है। अगर आप किसी अच्छे मतलब किसी भी क्लाइंट को मिलने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, कई लोग इतने सशक्त नहीं है कि वो आपकी प्रेजेंटेशन जूम पे लेंगे। आपको कई बार फील्ड पर जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स लेने जाना पड़ता है, और पूरी पॉलिसी कंप्लीट कराने के लिए आपको फील्ड में निकलना पड़ता है। लेकिन फील्ड में निकलने के कई अच्छे भी रिजल्ट्स होते हैं। जैसे आप उनसे मिलने जा रहे हो, तो आप उनसे रेफरेंस ले सकते हो, उनके नेबर्स के, उनके रिलेटिव्स के, आसपास के, जो वर्चुअली इतना पॉसिबल नहीं है।
और ये फील्ड जॉब जो है हमारी, ये टाइम के साथ साथ इजी हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ एक बार फील्ड जॉब करके 1000 फैमिली का अपना क्लाइंट बेस बना लो, तो आपको फील्ड में निकलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन 1000 फैमिली से ही आपको इतने रेफरेंस, उनके घर में ही इतनी पॉलिसी मिल जाएगी कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ओवर द टाइम, जैसे जैसे आपका इस प्रोफेशन में टाइम हो जाता है, आपको रेफरेंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, लोग जानने लगते हैं कि आप इस प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो आपका काम और आसानी से हो जाता है। तब इतना फील्ड वर्क आपको नहीं करना। लो इनकम एट द बिगनिंग, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब तक हम अपना टिकट साइज इंक्रीज नहीं करते, हमारा एवरेज पॉलिसी नहीं बढ़ता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग कॉन्टिन्यूस रखें, डेली बेसिस पे पॉलिसी करें। अगर डेली नहीं तो वीक में कम से कम 2 पॉलिसी करें, तो हमारी इनकम बहुत अच्छे से ग्रो करती है। बट एट द सेम टाइम, ये स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं, वहाँ इनकम काफी लो रहती है, क्योंकि लोगों को सीखने में ही टाइम है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर हम बात करें इस प्रोफेशन में आपको क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, क्या उस पर्सन के नेचर में हो जो उसको सक्सेसफुल LIC एडवाइजर बना है, तो वो सबसे बड़ी चीज है आउट गोइंग नेचर। अगर कोई लेजी पर्सन है, तो बाहर, घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं है, तो ये श्योरिटी है कि वो उस प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसके नेचर में थोड़ी सी भी मतलब इन्वॉल्वमेंट है, लोगों से बात करना, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, अपने प्रोडक्ट को समझाना, तो वो इस प्रोफेशन में काफी ज्यादा ग्रो करता ही करता है। और अगर वो थोड़ा सा भी एम्बिशियस है कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है या स्टार्टअप करना है, कहीं ना कहीं आपको 10 to 5 जो जॉब है ना, वो आपकी वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाती। आप वर्क और पर्सनल लाइफ में ही बैलेंस नहीं कर पाते हो। आपका मेजर टाइम जो है वो सिर्फ वर्क लाइफ में जाता है, और जो पर्सनल टाइम है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, वो सारा खत्म हो जाता है। तो अगर कोई पर्सन स्टार्टअप और बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए ये प्रोफेशन बेस्ट है। और एक चीज और है, कम्युनिकेशन स्किल। हमारे एडवाइजर की कम्युनिकेशन स्किल जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा वो बिजनेस करता है। अब अगर वो अपनी चीजों को ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सेम टाइम कम्युनिकेशन स्किल और एनी स्किल, वो टाइम के साथ साथ आप बढ़ा सकते हो। स्किल कैन बी अचीव और कैन बी एक्वायर्ड, बट ओवर द टाइम धीरे 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 हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक और चीज बहुत बड़ी फेमस चीज है, अगर आपको पता हो तो, आपको 20% स्किल्स चाहिए एंड 80% इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। अगर आप वो कर रहे हैं, तो आप हर स्किल एक्वायर कर लेंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे। हार्ड वर्किंग, ऑब्वियसली आप किस कोई भी बिजनेस देखो, तो उसमें स्टार्टिंग में जितनी मेहनत होती है वो बाद में नहीं होती। और एक बार वो स्टेब्लिश हो जाता है, तो पूरी जिंदगी आपको कमा के देता है। तो स्टार्टिंग में तो नो डाउट इट्स हार्ड वर्क, जो आपको करना ही करना है। और एक चीज और है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोफेशन में लोग ना तो कहते ही हैं, तो उससे अगर निराश हो जाओगे कि मुझे 10 लोगों ने ना कह दिया, 20 लोगों ने ना कह दिया, और उससे निराश होकर बैठ जाओगे, तो अच्छी चीज नहीं है। इट्स नॉट गुड फॉर आवर प्रोफेशन। बट अगर वो ना को एज ए स्टेपिंग स्टोन लेके चल रहा है कोई पर्सन, कि नहीं इसने ना कहा कोई बात नहीं, मैं इससे पूछ लूंगा, इसने ना कहा मैं कोई इससे पूछ लूंगा। मार्केट में कमी नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग करने जाओगे तो बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये सर्कल ही लिमिटेड कर लूंगा कि मुझे इसी में पूछना है, पहले इससे पूछना, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और इन्होंने बोला था लेंगे और ले नहीं रहे, और इसी से निराश हो जाऊंगा, तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमारा क्या, हमारी जो बेसिक एक्टिविटी है वो प्रोस्पेक्टिंग। क्या मेरी लिस्ट में डेली 5 लोग ऐड हो रहे हैं? उन 5 में से क्या मैं 2 को भी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ? अगर ये रेशो भी आपकी चलेगी ना, तो आपकी डेली बेसिस पे एक पॉलिसी एटलीस्ट आएगी।
अगर हम बात करें कि एडवाइजर के क्या क्या रोल होते हैं, नो डाउट कि उसको सेल्स का काम तो करना ही है कहीं ना कहीं। ही इज द सेल्समैन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन और फील्ड फोर्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स तो है ही है, लेकिन वो प्राइमरी अंडर राइटर भी है। अंडर राइटर मीन्स किसको क्या प्रोडक्ट सूट करता है, किसको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, इज ही और शी इज एलिजिबल टू टेक दैट पॉलिसी और नॉट। तो ही इज द प्राइमरी अंडर राइटर एंड सर्विस प्रोवाइडर। ही इज ऑल्सो, ही और शी इज ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर इन इंडस्ट्री। उसको सर्विसेज देनी है। अगर वो सर्विसेज देगा तो उसके पास रेफरेंसेस आएंगे और धंधा बढ़ेगा, काम तभी बढ़ेगा जब वो अच्छी सर्विसेज देगा। क्लाइंट को ब्रांच आने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सर्विसेज लेवल की है तो यू आर डूइंग इट। अगर क्लाइंट आपका ब्रांच में आ रहा है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो दैट मीन्स ही, हर और ही इज एजेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर वो थोड़ा सा भी सर्विसेज पार्ट पे एक्टिव रहेगा तो उसके क्लाइंट को ब्रांच आने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी 5 प्रिंसिपल कौन से हैं, तो वो ये है। ऑनेस्टी। अगर आप सच्चाई से काम कर रहे हो तो इस इंडस्ट्री में लोग आपको जानेंगे, एक रिकग्निशन मिलेगा और आपकी तारीफ होगी। तारीफ कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। कई कई एडवाइजर ऐसे भी हैं जो लोगों का प्रीमियम का पैसा लेते हैं और हॉलीडेज पे चले जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। ऑब्वियसली अगर आप ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हो तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत पैसा कमा के देती है। किसी का पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपना स्पॉन्सर कर सकते हो अपने आप को इंटरनेशनल टूर्स के लिए, इफ यू आर डूइंग रेगुलर एक्टिविटी। एक्टिविटी हमारे प्रोफेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ही और शी, आर एडवाइजर शुड बी हेल्थी, मेंटली फिजिकली। ही शुड बी एक्टिव और प्रॉस्पेरस। हेल्थी भी होना चाहिए और फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से उसका फोकस जो है वो अपनी इंडस्ट्री में होना चाहिए। नॉलेज, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता है। अगर मैं आपको बात करूं हमारे एडवाइजर के बारे में ना, 20 और 80, ये जो 80% लोग हैं ना, ये सिर्फ सेल 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 पर ध्यान देते हैं। उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। प्रोडक्ट नॉलेज किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। और ये जो 20% लोग हैं ना, ये इतने स्किलफुल हैं, इतने स्किलफुल हैं कि इनको ये पता है कि किस प्रोडक्ट में क्या क्या यूएसपी है, क्या हिडन फीचर है, कैसे एक प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है टू सूट द नीड ऑफ आर क्लाइंट, और कैसे हमारे प्रोडक्ट को कंपेयर किया जा सकता है अदर प्रोडक्ट से, चाहे वो बैंक से हो, चाहे पोस्ट ऑफिस से हो, चाहे प्राइवेट कंपनी से। तो ये जो पर्सन जाएगा ये सिर्फ लाभ समझा के आ जाएगा और इसको कुछ नहीं पता। अगर वो बोलता है कि नहीं मेरी पोस्ट ऑफिस में सुकन्या स्कीम है, तो उसको उसके बारे में नहीं पता। उससे बेटर हमारी कन्यादान पॉलिसी कैसे है उसके बारे में नहीं पता। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा एजेंट थोड़ा सा भी प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। और मैं आपको एक और बताता हूँ कि अगर हम यहाँ इनकम वाइज देखेंगे ना, तो 80% ये लोग कमाते हैं और 20% ये लोग कमाते हैं। क्योंकि इनका टिकट साइज बड़ा होता है, इनकी नंबर ऑफ पॉलिसीज ज्यादा हो या ना हो, लेकिन अच्छी पॉलिसीज होती है। अच्छी पॉलिसी मतलब प्रीमियम जिसके अंदर 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए होता है। तो ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो ठीक है, आप कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए करते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप कितना पैसा अर्न कर रहे हो वो ज्यादा मैटर। एंथुजियास्टिक, हाँ, इसको होना ही चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी डल है, अगर वो थोड़ा सा भी डल है तो पर्सन उसकी बात नहीं सुनेगा। जो जिसको वो पॉलिसी बताने गया है ना, वो नहीं सुनेगा।
वो एनर्जी, वो पॉजिटिव वाइब एडवाइजर के अंदर होनी चाहिए। और एक चीज और है, सेल्फ मोटिवेशन। मैं आपको बताता हूँ कि जो पर्सन सेल्फ मोटिवेटेड है ना, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर कुछ सीखना है तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, गूगल और एवरीवेयर। अगर वो किसी भी ग्रुप में ऐड है तो डेली इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ही और शी कैन अपग्रेड हर सेल्फ बहुत ज्यादा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि नहीं मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और वो सेल्फ डाउट में है, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है कि मुझे करना ही करना है, किसी भी कीमत पे मैं करके रहूंगा, तो वो कर लेगा। ये सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो अंदर से आता है। कोई भी आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, उसका जो असर है ना, वो सिर्फ 2 आवर्स तक ही रहता है। उसके बाद वो असर खत्म हो जाता है, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 डेज तक, अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पीकर है। लेकिन जो मोटिवेशन अंदर से आती है ना, उसको कोई बीट नहीं करता। तो हम बात करते हैं मार्केट पोटेंशियल के बारे में। तो अगर हम बात करें कि इंडिया में पॉपुलेटेड, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसकी वजह, मतलब रेशो में देखेंगे, तो क्या उतने लोग इंश्योर्ड हैं? नहीं। अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखेंगे तो काफी काफी लो है इंडिया का। तो यहाँ पर लीस्ट इंश्योर्ड पॉपुलेशन है। अगर इसके बारे में आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि बाहर की कितनी प्राइवेट कंपनियां इंटरेस्टेड हैं इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पर सबसे बड़ा स्कोप क्या है कि आपकी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं है। अगर अगर आप अपने आप को अलग कर लेते हो एक नॉर्मल एडवाइजर से, प्रोफेशनल एडवाइजर में, तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि लोगों को इस एडवाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो उनको एक अच्छी चीज सजेस्ट कर सके, जो उनको प्रोडक्ट कंपेयर करके दे सके, जो उनको एक अच्छा रिटर्न वाला प्रोडक्ट दे सके। लो वॉल्यूम ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट मीन्स कि लोगों के पास पॉलिसी तो है, बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं है, लेकिन जितने लोगों के पास भी है, तो उनके पास आप देखोगे सम एश्योर्ड होगा या तो 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये। उनकी इनकम तो साल के 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए हो गई। लेकिन उनका कवर जो है ना, वो अभी भी यही है, इसको कहते हैं इनएडुकेट इंश्योरेंस। तो उन लोगों को भी इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो समझाने का काम एक एडवाइजर करेंगे। अब अगर हम बात करें हाई रेट ऑफ पर्सनल सेविंग, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में हम लोग अपने अच्छे बुरे समय के लिए कुछ ना कुछ पैसा जोड़ के रखते हैं। और ये हैबिट है स्टार्टिंग से ही लोगों की। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी ज्यादा है। हमारी जो कंट्री है वहां पर अभी डीप मोनेटाइजेशन में आपने देखा भी होगा कि लोगों के पास कभी कहीं से पैसा निकल रहा है, कभी आटा रखने वाले कनस्तर में से पैसा निकल रहा है, चावलों की बोरियों में से पैसा निकल रहा है। तो हमारे यहाँ की जो लेडीज हैं वो भी ये इसको अच्छे से जानती है कि पैसा सेव करना चाहिए अच्छे और बुरे समय के लिए। तो कहीं ना कहीं वो सेविंग को एक इम्पोर्टेंस देती हैं। और वही अगर हम उनको एक अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे तो वो सेविंग हमारे पास आएगी, एलआईसी के पास आएगी। और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट एलआईसी के पास आती है वो हमारे देश के हित में भी लगती है। जितने भी, अगर आप गूगल करोगे कभी कभी, ये देखना एलआईसी कंट्रीब्यूशन इन 5 ईयर प्लान, तो आप वो देखोगे वो कितना बड़ा पोर्शन है। यंग वर्किंग पॉपुलेशन, नो डाउट वी आर यंग नेशन। हमारी जो एवरेज एज मानी जाती है कंट्री की वो है 25 से 35 के बीच में। तो मोस्टली लोग जो है वो वर्किंग है, काम कर रहे हैं, और यंग एज में है, तो इंश्योरेंस की नीड अपने आप बढ़ गई। और कहीं ना कहीं अब जो अच्छे
लोग प्लेसमेंट में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पैकेज में जा रहे हैं, तो मैं आपको 22 लाख ये उनकी स्टार्टिंग पैकेज है। अगर दे हैव एक्वायर्ड अ प्रोफेशनल नॉलेज, तो उनके पैकेज यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आप ये सोचो कि उनको अगर हम ईयरली मिनिमम में लेके चल रहा हूँ, तो इतना भी सजेस्ट करते हैं, तो आपको एक पॉलिसी का 1 लाख रुपीज इमीडिएट आ सकता है। और ऐसी आपने अगर 10 पॉलिसी की, तो महीने में कहीं ना कहीं हम हमें अपनी मार्केट अलग करनी पड़ेगी कि हम कैसे काम कर सकते हैं। राइजिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस, आप अगर देखोगे टीवी पर अब काफी न्यूज आने लगी है इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस की नीड के बारे में। एलआईसी भी काफी अग्रेसिव है, जो अपने प्रोडक्ट को लोगों को सजेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं कैंपेनिंग का आप फायदा उठाइए। और एलआईसी जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, तो इसकी जो ब्रांड वैल्यू है, उसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। अगर आप लोगों तक पहुंचते हैं, उनको समझाते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट। अगर हम बात करें एजेंसी के बेनिफिट क्या क्या है, तो इसके अंदर जो है ना, लो इन्वेस्टमेंट मैंने आज जानबूझ के ऐड किया है। मैं कभी बोलता नहीं था कि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, और ऑब्वियस में नहीं भी होता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो होगा। और कुछ इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे आपको कुछ प्रेजेंटेशन देने के लिए सॉफ्टवेयर है, जो प्रोफेशनल तरीके से आपको पीपीटी बनानी है, बनवानी है। कहीं ना कहीं आपको एक सीआरएम सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है कि मेरे ये क्लाइंट है, इनकी ये डिटेल्स है, और इनके ये फैमिली मेंबर्स हैं। पूरा अगर आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एजेंसी के बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो यहाँ आपकी रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी इनकम गिने चुने लोगों को मिलती है, जो अपने जो किसी चीज पर कॉपी राइट्स ले लेते हैं। जिसकी बुक पब्लिशर है, उन्होंने एक बार बुक पब्लिश की, और उसके बाद जितनी भी उनकी सेल होगी, उनकी उस पर उनको रॉयल्टी इनकम मिलेगी। लेकिन एक एलआईसी एडवाइजर को, अगर उसने एक सेल क्लोज की है, तो जब तक वो पॉलिसी चल रही है, तब तक उसका रिन्यूअल कमीशन आ रहा होता है, विच इज फार 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 बेटर देन द सैलरी। अगर हम बात करें, एक एडवाइजर मान लीजिए साल का 12 लाख रुपए प्रीमियम कर रहा है, और वो सिर्फ ऐसा 5 साल करता है, तो उसने 60 लाख रुपए प्रीमियम कलेक्ट किया। अगर मैं इसका 35% ना देखूं, 7.5% ना देखूं, सिर्फ 5% भी देखूं, तो उसने आने वाले 15-20 सालों के लिए 3 लाख रुपए ईयरली सेव कर लिया, कि वो तो आना ही आना है। और 60 लाख का अगर मैं सिर्फ 1 33% भी देखूं, तो 20 लाख और अलग से आ गए। ये सिर्फ मैंने 5 साल का कैलकुलेट किया है, कि 33% ये आ गया, और बाद में 5-5% आने वाले 15-20 सालों का किया है। जॉब गेट इजियर विद टाइम, नो डाउट। अगर आप देखोगे, आप मतलब एलआईसी की एजेंसी आपके पास है, तो स्टार्टिंग के जो 1-2 साल होते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। और जिन जिन पर्सन ने इस इन 2 सालों में सरवाइव कर लिया, वो यहाँ ग्रो करता है, नो डाउट। स्टार्टिंग के 1-2 साल यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है, नो डाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस जो रूटीन लाइफ है ना, उससे बाहर ही नहीं आ पाते। और सोसाइटी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको चाहिए कि एक पर्सन सुबह 10 बजे जाए, और शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे घर में घुसे, तो ही लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। बट अगर एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए ना, वर्क और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस चाहिए, तो उसके लिए बिजनेस, या फिर ये एलआईसी एजेंसी है, जहाँ पैसा भी है और अपने परिवार के लिए टाइम। पास ऑन लेगेसी, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ। एक बहुत फेमस एडवाइजर थे, जिन्हों का जो कमीशन, रिन्यूअल कमीशन, वो 60 लाख से ऊपर ईयरली आता है। अब उन्होंने क्या किया, उनका बेटा जो है फॉरेन पास आउट है, फॉरेन फॉरेन में जाके उसने अपनी फर्दर मास्टर्स डिग्री की। उसके बाद जब वो यहाँ आया, तो उसने विदाउट वेस्टिंग टाइम उसके फादर की जितनी भी क्लाइंट बेस थे ना, सबको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज किया, और यहीं से उनको
प्रोफेशनल ग्रोथ दी। ये उसी लड़के ने सारा काम संभाल लिया और उसको और ग्रो किया, हर सेगमेंट में जितना भी वो कर सकता था, जितना मतलब यूँ कह सकते हैं आप डिजिटलाइज कर सकता था वो किया। कस्टमर का मतलब कस्टमर्स को जो भी सर्विसेज देनी होती थी वो उन्होंने बहुत स्मूथ कर दी। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए किसी का फादर आईएएस है या आईपीएस है, किसी भी बड़ी पोस्ट में है, तो वो जो है ना अपने बेटे को सिर्फ अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने का साधन नहीं दे सकते अगर वो बिजनेस में नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक बार बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया तो वो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते हैं। अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन की, हमारा कमीशन स्ट्रक्चर तो है ही है काफी अच्छा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे लेवल 4 लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव है। जो छोटे छोटे कंपटीशन, जैसे मान लीजिए 3 पॉलिसीज का कोई कंपटीशन आया तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है कि दो हो गई हैं, एक और कर ली जाए तो ये आर्टिकल हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये कंपटीशन भी हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। कमीशन है ही है अच्छा। और क्लब मेंबरशिप, अगर आप ये अचीव करने की सोचते हैं विद इन 3 ईयर्स तो इसके काफी एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए एडवांस मिल जाता है। आपको होम लोन 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है, जो किसी को नहीं मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी नहीं मिलता है अगर कहीं और जगह पे। ग्रेचुटी यहाँ हो जाती है। क्लब मेंबरशिप को ऑफिस अलाउंसेस भी मिलते हैं कई कई सारे। एलटीसी भी मिलता है। कवरेज तो है ही है, टर्म इंश्योरेंस तो आपका भी है, हर एक के एडवाइजर का है। और क्लब मेंबर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का। और वो कैसे होता है, जब आप एमडीआरटी क्वालिफाई करते हैं। एमडीआरटी क्वालिफाई किया तो आपका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो गया, वो बहुत बड़ी चीज है। वो एक बार हो गया आपका तो आप प्रोफेशनल एडवाइजर में अपने आप को काउंट कर सकते हैं। इसके बाद होता है सीओटी। इसके बाद होता है टीओटी। अभी मैंने एक रीसेंट न्यूज सुनी, एक एडवाइजर ने 87 लाख रुपीज रेगुलर प्रीमियम किए और एक बार में टीओटी क्वालिफाई कर लिया। तो कभी भी इस सेक्टर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नो मतलब इतनी सारे चीजें जो नहीं सोची हुई है वो भी हो जाती हैं। अगर आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें और अपॉर्चुनिटीज देखें, आप कहाँ आपको लगता है कि हाँ मेरे को यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है और इस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, तो कहीं ना कहीं ग्रो के चांसेस भी आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और मैं आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा आई ओपनर लगा होगा सेशन।